नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस CEC की बैठक खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर चर्चा हुई है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम तय किया गया है, तो कोरबा से ज्योत्सना महंत के नाम पर मुहर लगी है। जांजगीर से शिव डहरिया के नाम पर सहमति बन गई है। दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बनी है। इधर सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर सहमति बनी है। दीपक बैज बस्तर या फिर कांकेर से चुनाव लड़ सकते हैं। बिलासपुर से यादव समाज से प्रत्याशी बनाया जाएगा। महासमुंद से धनेन्द्र साहू या ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ेंगे। बस्तर, कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद पर कल चर्चा होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए, अब राजनांदगांव से भूपेश बघेल के नाम पर सहमति बनी। CEC में ये जो नाम तय हुए वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कोरबा से ज्योत्सना महंत के नाम पर सहमति बनी है। उसी तरह जांजगीर से शिव डहरिया के नाम पर सहमति बनी है। दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर चर्चा हुई है, लगभग तय है। सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर सहमति बन गई है। सरगुजा से शशि सिंह अब लोकसभा से चुनाव मैदान में होंगी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। तो ये नाम है जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, और ये सभी नाम लगभग तय हैं। इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में फिल्म आर्टिकल 370 टैक्स फ्री की जाएगी। CM ने फिल्म देखने की अपील भी लोगों से की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुचर्चित फिल्म आर्टिकल 370 मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी, और मुख्यमंत्री ने खुद लोगों से फिल्म देखने की अपील की है। आपको बता दें, कश्मीर में लागू आर्टिकल 370 पर आधारित ये फिल्म टैक्स फ्री हो गई है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लेकर घोषणा कर दी है और लोगों से अपील भी की है। सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके उन्होंने लोगों से अपील की है, जानकारी दी है फिल्म के टैक्स फ्री होने की, और साथ ही साथ अपील की है कि सभी लोग आइए और ये फिल्म देखिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली पहुंचकर 253 करोड़ के 73 विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया है। सिंगरौली पहुंचते ही उन्होंने रोड शो किया और जनता जनार्दन को आभार जताया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मंच पर पहुंचकर कन्या पूजन किया। इसके बाद महिला स्व सहायता समूह के लिए 59 करोड़ रुपए की बैंक लिंकेज राशि भी जारी की। अपने भाषण के दौरान CM ने कहा कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। हमने उन्हें मंदिर में आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। गायों के लिए अब राशि दुगनी कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सिंगरौली को सौगात देते हुए कहा कि सिंगरौली की हवाई पट्टी का एयरपोर्ट में भी हम जल्द उन्नयन करेंगे। इसके अलावा कई अन्य मांगों को लेकर भी उन्होंने अपनी सहमति जताई। कि यहाँ पे आने जाने के लिए रेल तो है, बस के साथ सड़क के मार्ग भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डा बनाना है। सिंगरौली हवाई पट्टी को आने जाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। आपने जो लिखे दिए वो सब करने की घोषणा करता हूं, कोई भी काम बाकी नहीं रखेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने नवविवाहित जोड़ों को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत हो रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ ही स्वेच्छानुदान राशि से हर जोड़े को 5,000 रुपए अतिरिक्त देने का भी ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्या विवाह योजना महत्वपूर्ण योजना है, जिसे बीजेपी सरकार ने ही शुरू किया था। विष्णु देसाई की सरकार ने फिर से इस योजना को शुरू किया है। इससे जरूरतमंद लोगों को व्यवस्थित तरीके से विवाह करने के साथ ही समाज को दहेज प्रथा से भी मुक्त कराने में मदद मिल रही है। पुष्पों की वर्षा के द्वारा
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज रायगढ़ के विभिन्न ब्लॉकों में, अलग अलग जनपद मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में करीब 300 जोड़ों का विवाह आयोजित हो रहा है। रायगढ़ में 84 जोड़ों की यहाँ पर का विवाह हो रहा है। तो इस अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं। हम नव दंपतियों को उनके भविष्य की शुभकामना और बधाई देने के लिए आए। फिल्म एक्ट्रेस और नृत्यांगना हेमा मालिनी उज्जैन पहुंचे। इस्कॉन मंदिर पहुंचकर राधा मोहन के उन्होंने दर्शन किए। मंदिर में भजन गाए और भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनाई। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार होना ही है। शाम को 55 सदस्यीय दल के साथ शिव दुर्गा की प्रस्तुति उन्होंने दी। विक्रमोत्सव 2024 के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए हेमा मालिनी उज्जैन पहुंची थी। चुनाव में अब की बार 400 पार के सवाल पर कहा कि 400 पार होना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य काम किया है, विकास के कई कार्य किए हैं। आज वे भगवान महाकाल की धरती पर नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। मैं उज्जैन आई हूँ और महाकाल के इस पवित्र भूमि पर आई हूँ। यहाँ पर आज मेरा कार्यक्रम है शाम को, इसके लिए मैं आई हूँ। दुर्गा का प्रस्तुति कर रही हूँ। इस्कॉन के साथ मेरा बहुत पहले से एक पुराना एक संबंध रहा है, जिनकी वजह से मैं बहुत सारे चीज़ें मैं प्राप्त किया है। मैंने भगवान कृष्ण की भक्ति सब कुछ किया है और मुझे इनकी वजह से मुझे ब्रज का भी सेवा करने का अवसर मिला है एक सांसद के रूप में। तो हेमा मालिनी पहुंची और साथ ही 400 पार होना ही है ये कहा है, क्योंकि बीजेपी का ये नारा है कि अब की बार 400 पार। पुरातत्व इतिहास को लेकर इधर इंदौर पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर राहुल गांधी को न्याय यात्रा में व्यस्त कर दिया है ताकि उनकी समस्याएं न बढ़े। वहीं कमलनाथ के मध्य प्रदेश में 12 से 15 सीटें जीतने के दावे पर राकेश सिंह बोले कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है और इस बार 29वीं छिंदवाड़ा की सीट भी बचाना मुश्किल है। भैया इससे भैया पीछे रहे। तो आपको बता दें कि इस बार छिंदवाड़ा बचाना भी मुश्किल है, ये दावा किया है राकेश सिंह ने। राहुल गांधी के बारे में कहा कि पार्टी ने उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त कर रखा है ताकि उन्हें परेशानी ना हो। इंदौर में बीजेपी के संकल्प पत्र और विकसित भारत संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और संकल्प पत्र के सदस्य पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि पुराने भारत में और अभी के भारत में कई अंतर है। 2024 में हमारा भारत कैसा होगा, इसकी परिकल्पना के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं शक्ति आज भारत है। भारत विश्व गुरु बनेगा, इसकी गारंटी है। पार्टी ने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। संकल्प पत्र अभियान में 6000 से भी अधिक स्थानों पर सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। 543 से लोकसभा में मोदी की गारंटी के सुझाव देने के लिए जाया जाएगा। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जिला स्तर के भारतीय जनता पार्टी नेताओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद 4 बीजेपी के नेताओं की हत्या हो चुकी है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 2 तस्वीर। पहली तस्वीर बीजापुर में जांगला के भूरी पानी की है, जहां पर भाजपा नेता कैलाश नाग की हत्या कर दी गई। भूरी पानी और कुकमेटा में वन विभाग के कार्य में लगे जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं 10 फरवरी को नारायणपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान से ठीक पहले नारायणपुर के भाजपा के नेता जिला पंचायत सदस्य रतन दुबे की बाजार में भाषण के दौरान हत्या कर दी गई थी।
तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में नक्सल वारदात बढ़ी है, जो चिंता का सबब है। दरअसल मार्च से लेकर जून तक गर्मी का मौसम भी नक्सलियों के लिए वारदात करना आसान कर देता है और इस दौरान नक्सली अपना सबसे हिंसक अभियान TCOC चलाते हैं और ऐसे अभियानों में नक्सली सुरक्षा बल को बड़ा नुकसान पहुंचाते रहे हैं। हालांकि पुलिस अफसरों का कहना है कि अब वो नक्सलियों की हर चाल से वाकिफ हो चुके हैं, इसलिए उनके बड़े हमले नहीं हो पा रहे। छत्तीसगढ़ में बढ़ा नक्सलियों का खूनी खेल। मार्च से जून तक सक्रिय रहते हैं नक्सली। जंगल में पतझड़, वीरान पगडंडियां। गर्मी के मौसम में हुए कई बड़े नक्सली हमले। जी हां, मार्च से जून तक के मौसम में बस्तर में नक्सलियों की ओर से बड़ी वारदात होती रही हैं। ये वो समय होता है जब नक्सली अपने सबसे खतरनाक अभियान TCOC को अंजाम देते हैं। TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। ये गोरिल्ला युद्ध का ऐसा तरीका है जिसमें चौतरफा हमला कर नक्सली सुरक्षा बल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की नापाक रणनीति बनाते हैं और नक्सली एकजुट होकर हमले का प्लान बनाते हैं। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम IED या दूसरे विस्फोटक के जरिए एम्बुश का इस्तेमाल करती है। गर्मियों में जंगल के खुले रास्ते में विजिबिलिटी आसान होती है, इसीलिए सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने में नक्सली इस खास कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का मौसम और जंगल दोनों ही सुरक्षा बल की कठिन परीक्षा लेता है। ऐसे में जंगल से अभ्यस्त नक्सली कई बार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान नक्सल संगठन अपने मनोबल को ऊंचा करने के लिए नए कैडर की भर्ती भी करते हैं और ट्रेनिंग के साथ उनका इस्तेमाल हमलों में भी किया जाता है। CPM महोदय संगठन एक प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी संगठन है। उन्होंने सुरक्षा बल के खिलाफ किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने के लिए जो भी उनके पास जो ऑप्शन रहते हैं, उसके यदि स्मॉल एक्शन टीम के माध्यम से या एक फुल फ्लेज्ड जो सुरक्षा बल के साथ मुठभेड़ या एम्बुश करने का कार्रवाई, इस प्रकार के तमाम जो उनके हथकंडे हैं उसका अपनाने की कोशिश करते हैं। बस्तर में नक्सल वारदात का इतिहास भी ये जाहिर करता है कि गर्मी के मौसम में वो ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। 6 अप्रैल 2010 को ताड़मेटला में नक्सलियों के एम्बुश में फंसकर CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। भीषण गर्मी के दौरान ये जब सुस्ताने के लिए ठहरे तो नक्सलियों ने घेराबंदी कर बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया था। साल 2012 में इसी मौसम में नेतानार के नजदीक फॉरेस्ट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के बाद नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर जवानों पर जानलेवा हमला किया था। दक्षिण बस्तर में जितने भी बड़े नक्सली हमले हुए, 25 मई 2013 को झीरम कांड भी नक्सलियों की इसी रणनीति की बानगी है। साल 2016 के बाद से नक्सली TCOC के दौरान बड़े हमले को अंजाम नहीं दे रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे हमले जरूर हुए जिनमें जवानों की शहादत हुई। बस्तर के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सली खौफ को काबू करने की उनकी तैयारी पूरी है। महोदय की रणनीति के खिलाफ हमारा एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाकर अपना सुरक्षा बल सदस्य को सुरक्षित करते हुए महोदय के खिलाफ एक प्रभावी रूप से हमको कारगर एक अभियान संचालित करना। इन सभी प्रकार के जो कार्रवाई के खिलाफ हमको एक काउंटर एक्शन प्लान लेकर हमको कार्रवाई करना पड़ते। इन सभी विषय को लेकर हम सभी सुरक्षा बल को अलर्ट कर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल गौर करें तो TCOC के तहत ही नक्सलियों ने बीजापुर और दूसरे इलाकों में एक के बाद एक BJP नेताओं की हत्या को अंजाम दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की हत्या भी नक्सलियों ने इसी दौरान की थी। ऐसे में सुरक्षा उपलब्ध कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि कई नक्सल इलाकों में पुलिस ने नए कैंप खोले हैं, लेकिन इन्हें भी नक्सलियों ने निशाना बनाया है। लिहाजा खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। बीजापुर के आवापल्ली में संचालित चिंताकोंटा आवासीय कन्या पोटा केबिन में देर रात भीषण आग लग गई और यहां पर सो रही 350 से ज्यादा बच्चियों को रेस्क्यू किया गया। पोटा केबिन में बनी बंबू स्ट्रक्चर जलकर खाक हुआ है। आग में झुलसकर लिप्सा नाम की छात्रा की मौत हो गई। पोटा केबिन के स्टाफ समेत स्थानीय ग्रामीण देर रात आग पर काबू पाने में जुटे रहे। कलेक्टर और अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आवापल्ली थाना क्षेत्र के चिंताकोंटा में ये पोटा केबिन स्थित है और आग लगने की घटना की जांच के लिए FSL की टीम यहां पर बुलाई गई।
केशकाल विकास खंड की प्राथमिक शाला अरंडी में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और स्कूल के टीचर्स ने 7 से लेकर 12 साल उम्र के आधा दर्जन से भी अधिक छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों के साथ खून की जांच कराने के लिए केशकाल भेज दिया, लेकिन स्कूल का कोई भी स्टाफ बच्चों और उनके परिजन के साथ स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचा था। IBS 24 के संवाददाता को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने फौरन जिला शिक्षा अधिकारी और SDM को इसकी सूचना दी। सूचना मिलती है BO, ABO और BRC ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया। लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने प्राथमिक शाला अरंडी के प्रभारी प्रिंसिपल को फोन लगाकर फटकार भी लगाई। ब्लड ग्रुप करवाने के लिए आए हैं, चेकअप करवाने के लिए आए हैं। मैडम सर लोग बोले थे कि अपने मम्मी पापा को ले जाना करवाना बोल के बोले थे। अब इसको सर मैडम लोग जानेंगे सर, इसको तो हम लोग नहीं जानते हैं। पर भेजना उचित नहीं है, जबकि वहाँ पर पूरी व्यवस्था है अरंडी में, और यहाँ से फिर ब्लड टेस्ट लेने के लिए इतना दूर भेजना इसको दिमाग टेस्ट ये समझ से परे है। ये इसमें लापरवाही सिर्फ वहाँ पे जो प्रधान अध्यापक है उनकी लापरवाही दिखाई दे रही है, उनके ऊपर उचित कार्यवाही किया जाएगा। सर्चिंग पर निकले जवानों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। जिला बल और DRG की टीमें यहां सर्चिंग में निकली हुई थी। कोसागुड़ा इलाके से घेराबंदी करके जवानों ने दोनों नक्सलियों को पकड़ा है। गिरफ्तार नक्सलियों से विस्फोटक बरामद किया गया है। SP किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। तो सर्चिंग पर निकले जवानों को ने गिरफ्तार किया। घेराबंदी करके जवानों ने दोनों नक्सलियों को पकड़ा है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया है। सब्सिडी की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब 31 मार्च 2025 तक उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों को सब्सिडी मिलेगी। सरकार के इस फैसले से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 613 रुपए और मध्य प्रदेश की महिलाओं को 608 रुपए 50 पैसे ही मिलेंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। ₹300 प्रति सिलेंडर, हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी 1 साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 33,000 से भी ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अर्हता के लिए BEd और DLED के नियमों के पेच ने लाखों युवाओं को हलाकान कर दिया है। जब इन्होंने BEd करना शुरू किया तब नियम था कि वो कक्षा 3, कक्षा 2 और कक्षा 1 यानी सभी वर्ग के शिक्षक पदों की भर्ती के लिए योग्य होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि BEd के उम्मीदवार कक्षा 3 यानी कि प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षक नहीं बन सकते। इसके लिए सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED करने वाले ही पात्र होंगे। ऐसे में BEd करने वाले हजारों युवा परेशान हैं। दूसरी समस्या DLED के साथ भी है, क्योंकि 19,000 से भी ज़्यादा पद प्राइमरी टीचर के खाली हैं, लेकिन उतनी संख्या में उम्मीदवार ही नहीं है। तीसरा पेच ये भी है कि सैकड़ों युवा ऐसे हैं जो DLED की पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी उम्र 21 साल नहीं हुई है, इसलिए वो भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे ही नियमों में फंसे सैकड़ों युवा स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने उनकी समस्या सुनी और कहा कि हाई कोर्ट के आने वाले फैसले के अनुसार ही कार्रवाई होगी। हमें निकाल दिया गया था, हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अंतरिम राहत दिया है और उसके बाद हमारी नियुक्ति हुई है। लेकिन इसी बीच 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व रख चुका है। सबसे ज़्यादा पोस्ट आना है वर्ग 3 में सर, वर्ग 2 में प्रमोशन से भर जाता है, 1 में प्रमोशन से भर जाता है, उसके बाद बचता है वर्ग 3 का, और वर्ग 3 में यदि हम लोग को एलिजिबल नहीं किया गया तो हम कहाँ जाएंगे सर? सर अगर हम लोग को हटा दिया गया तो हम लोग तो पूरे बेरोजगार हो जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम में से बहुत लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के हमने गवर्नमेंट जॉब में स्विच किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो भी फैसला हो, सरकार अगर हमें सपोर्ट करे
तो हमारे लिए अच्छा हो। इसके निदान भविष्य में देखेंगे, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो पूरे देश के लिए होता है और वो वर्डिक्ट होती है, कानून होता है। उसके बारे में राज्य सरकार क्या कर सकती है, इसके ऊपर में हम परीक्षण कर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की 65 महिलाओं को केंद्र की अमृत उद्यान योजना के तहत दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली जाने से पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा के घर पर इन महिलाओं का स्वागत किया गया। महिलाओं ने कहा कि पहली बार वो दिल्ली जा रहे हैं। बता दें कि कल यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से महिलाएं मुलाकात करेंगी और इन महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। पिछड़ी जनजाति परंतु जीवन शैली सर्वोत्तम है और ऐसे वनांचल, सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले वनवासी माताएं बहनें, उनका जो स्वसहायता समूह बना है, वो लोग हवाई जहाज से राष्ट्रपति महोदया से भेंट करने जा रहे हैं। अपने स्वसहायता समूह का उत्पाद लेकर जा रहे हैं। अच्छा मार्केट है, वो मार्केट भी घूमेंगे, दिल्ली पूरा घूमेंगे, देश की राजधानी, और उसके बाद फिर वापस आएंगे। अच्छा आयोजन है, सभी प्रसन्न हैं। मैंने बहनों से बात की है, सबको बड़ा अच्छा लग रहा है और आज सब बड़े उत्साह के साथ यहाँ एकत्रित हुए। पहली बार विशेष पिछड़ी जनजाति की महिलाएं जो है दिल्ली दौरे पर जा रही हैं। 64 महिलाएं हैं जो राष्ट्रपति भवन में जाएंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। आप कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है लामी बाई बैगा। हाँ, ग्राम पंचायत तेलिया पानी लेद रहा है, मोर गाँव ज्वाइन बहे। का काम करता किसे लखपति महिला बने तेल बताबे? दर्शक देखा थे तो लाखों दर्शक देखा थे ना। हाँ, मैं हाँ लखपति बने, मैं हाँ वन उपज भी करता हूँ। हाँ, और कोदो कूट की चार है, महुआ है, बीरन भी बेचता ना, मैंने वाले बीरन बना के। हाँ, आप कैसे लखपति बनी? मैं वनधन केंद्र से जुड़ी हुई हूँ, तेंदुपत्ता संग्रहण करती भी हूँ और खरीदी भी करती हूँ। उसके बाद समूह के माध्यम से लोन लेके CIF RF लेके हम लोग मिर्चा का खेती भी करते हैं। उसके बाद चिरौंजी का संग्रहण करते हैं, उसको वनधन केंद्र में खरीदी भी करते हैं। मेरे मिलबे कैसे लगा थे? एकदम खुशी होते। कहाँ से होते हैं? धमतरी जिला से। का काम करता? मैं सक्रिय महिला के रूप काम करत हूँ और समूह में दुर्गा समूह नाम है मोर, और समूह से जुड़े माहौल पत्ता, भोइलिंग, बायबिडिंग सब खरीदता हूँ। केंद्र की मोदी सरकार है वो अमृत योजना के तहत इन महिलाओं को जो है दिल्ली बुला रही है और निश्चित रूप से इसका उत्साह और बढ़ेगा और साथ ही जो है लखपति महिलाओं की संख्या भी जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। विश्व प्रसिद्ध नारायणपुर में मावली मेले का इतिहास 800 साल पुराना है। बस्तर के आदिवासियों के लिए एक बड़ा मेला है। इस मेले को जानने के लिए IBC 24 की टीम मंत्री केदार कश्यप के साथ रायपुर से रवाना हुई। रिपोर्ट में देखिए विश्व प्रसिद्ध मावली मेला क्यों प्रसिद्ध है। नारायणपुर में एक सुप्रसिद्ध मौली माता का मेला लगता है। कल से मेले की शुरुआत हुई है। पूरे बस्तर के लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, आदर भक्ति के साथ उस मेले में शामिल होते हैं। आज हमारे साथ कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी हैं, उस मेले पर जा रहे हैं, उस मेले पर शामिल होंगे। हम भी उनके साथ जा रहे हैं। किस तरह का मेला है और किस चीज़ के लिए वो फेमस है मेला? देखिए, बस्तर की जो संस्कृति है वो बहुत कुछ अबूझ है और बहुत कुछ मतलब समृद्ध है और उस समृद्धता को देखने का अवसर मिलता है। तो हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे केदार मंत्री के साथ में और पूरा मेला किस तरह से रहता है वो देखेंगे, उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। केदार कश्यप यहाँ पर पहुँचे हैं, लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अब मेला स्थल जाएंगे और वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे। ये आज आपका दिन भर का क्या प्रोग्राम है? मौली माता मंदिर का ये मेला है। मौली माता का मंदिर, मौली मेला का ये कार्यक्रम है और इसमें हम यहाँ पर मेला में विभिन्न हमारे समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जो संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और हमारे जो धरोहर है उन धरोहरों का भी यहाँ पर चलते हैं लोग के माध्यम से
प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये केदार कश्यप थे और निश्चित रूप से यादें जुड़ी हुई है जब से वो विधायक यहाँ पर आते थे और बचपन में इस मेले के बारे में सुने। और आप देख रहे हैं कि अभी नारायणपुर वो पहुंच चुके हैं और लोग यहाँ पे स्वागत के लिए हैं। तब उनके साथ जाएंगे और मेले में क्या कुछ खास है, किस तरह का मेला है और किस तरह से बस्तर की संस्कृति का इस मेले में चित्रण किया जाएगा, किस तरह से संस्कृति को बिखेरी जाएगी, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले वन मंत्री केदार कश्यप ने जो मावली माता मंदिर है वहां पर आप देख रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ दर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और शांति की वो कामना कर रहे हैं। केदार कश्यप जी मावली माता मंदिर के मेले में यहाँ पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि बस्तर की जो संस्कृति होती है, जिस तरह से वाद्य यंत्र होते हैं, ये तुर्रा बोला जाता है, उस तुर्रे को उन्होंने खरीदा भी है और बजा के भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का जो वाद्य यंत्र है और जो सजावट का सामान होता है, देख रहे हैं आप इस तरह का एक जो सजावट का सामान है, ये मेटल पर कलाकारी की गई है और ये बस्तर मेटल के नाम से इसको जाना जाता है, काफी फेमस है। मंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, आप बजाने की एक बार कोशिश कीजिए। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से बजाया जाता है वो उसी अंदाज में इसको बजाया जा रहा है। और अभी मंत्री जी ने इसको खरीदा भी है। अभी आप मंत्री जी ने इसको खरीदा, एक पीस कितना पैसा दिए? और 2200 रुपये एक नग का। बेचते कितने में? वो साइज देख देख के बेचते हैं, छोटे बड़े हिसाब से 2200, 2500, 2400 तक। तो आपने सुना कि 2200 रुपए का एक तुर्रा होता है और उसको मंत्री जी ने खरीदा और अब मेले का पूरा ये जायजा ले रहे हैं। हम नारायणपुर के मावली माता जो मंदिर मेला है वहां पर मौजूद हैं और ये जो देवस्थली है उसके जो सचिव हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। ये मावली माता मंदिर जो है और ये जो मेला लगता है उसकी काफी प्रसिद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको कहा था कि अगर बस्तर की संस्कृति को समझना है, यहाँ की परंपराओं को समझना है तो मावली माता जरूर जाएं। क्या खासियत है इस मेले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पूरे बस्तर संभाग में माता मावली जो माँ दंतेश्वरी जी की बड़ी बहन, उनके नाम से सबसे बड़ा मेला यहीं पे लगता है। और कहीं छुटपुट लगता होगा, मगर जो सबसे बड़ा मेला पूरे जो विश्व प्रसिद्ध होता है, जहाँ सैलानी भी आते थे, ये माता मावली के नाम से। और ये अभी से नहीं, अपने साथ 300 साल से ज्यादा का इतिहास संजोए बैठी है। ये मेला जो है जगह कई बार बदला गया, लेकिन ये मेला आज भी है। यहाँ इस मेले में 3 परगना के लोग आते हैं। इस 3 परगना में लगभग 200 से ज्यादा गांव के लोग और उनके देवी देवता, उनके आंगार डोली। पहले किस स्वरूप में होता था मेला और अब समय के साथ साथ कितना बदलता है? देखिए, पहले तो ऐसा था आदरणीय की मेला जो है पहले बिना किसी जनता के सहयोग के केवल हम लोग देव समिति वाले करते थे और मेला हो जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, संवेदनशीलता बढ़ी, मेला में 1-2 नक्सली घटनाएं हुई, उसके बाद पुलिस का कंट्रोल रूम आया, उसके बाद निकायों का दखल हुआ, उसके बाद सरकारीकरण हुआ और सर की स्टॉल भी लगता है आज बिना उसके कोई। अच्छा बताओ, जैसे आप नक्सली घटनाओं की बात की, कभी मेला में नक्सली कोई घटना हुई है क्या? पिछले 5 साल पहले हुआ था। तो उसके बाद अभी तो बंद है लगभग। अच्छा, नक्सलियों के कारण मेले पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। चलिए, ये थे और इनका कहना है कि धीरे धीरे मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है। पहले नक्सल की घटनाओं के कारण लोग कम आते थे, मगर अब धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो सुरक्षा भी बढ़ता जा रहा है। आप भी यहाँ पर आया बहुत सारे, कितने हर साल आते हो कि पहली बार आए? पहली बार आए हैं हम, नागर बेड़क से आए, आप बेड़ा तरफ। हाँ, खूब मेला लगता है, तब घूमने आए हैं, देखने। अच्छा, यहाँ के मान्यता क्या है? इस मेले की दर्शन करते हैं, मान्यता क्या है? अच्छा है ना, खूब लोग सारे बहुत दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए? मैनपुर से। मेला देखने आए? हाँ, मेला देखने आए। तो हर साल आते हो कि पहली बार? हाँ, हर साल आते हैं, हर साल। इस मेला में हमको अच्छा लगता है, हम लोग हर बार आते हैं और लास्ट तक रहते हैं। तो आपने सुना कि मैनपुर, डोंडी लोहारा और कई जगह से यहाँ पे लोग आए हैं और उनका कहना है कि मेला घूमना अच्छा लगता है, स्वरूप बदल रहा है, मान्यता भी है। मंत्री केदार कश्यप ने अभी यहाँ पर जो मेला में जो आए थे, मेला घूमा भी उन्होंने। उनके कुछ पुराने साथी भी मिले, कुछ कलाकृति जो थी बेल मेटल के, उन लोगों से मिले, पुराने लोगों से मिले और बहुत सारे लोगों से बातचीत की। और अगर हम बात करें तो इस मेला में कल बहुत सारा कुछ आयोजन हुआ, तो पूरी देवी देवता की एक शोभा यात्रा यहाँ पर निकली थी, पता चला? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक मेला, क्योंकि कोरोना काल में ऐतिहासिक मेला थोड़ा सा वो हो गया था, बंद हो गया था। उसके बाद लगभग कई वर्षों के बाद आज ये जो मावली मेला है फिर से शुरुआत हुई है। और उसमें हमारे पूरे नारायणपुर के अलग अलग स्थान से, अलग अलग परगना से जो देवी देवता आते हैं,
लगभग कल 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी उनकी, और वो आकर के इस मेले में सम्मिलित हुए, देवी की पूजा किए और पूरे अपने प्रदर्शन से यहाँ के लोगों को आकर्षित। अच्छा, अभी हमको पता चला है कि ये दंतेश्वरी माँ की बड़ी बहन के रूप में माना जाता है, माता मौली को। बिल्कुल, माता मौली को उनकी बड़ी बहन के रूप में जाना जाता है। और हम, क्योंकि दंतेश्वरी जी की तो आराधना होती है, दशहरा पर्व उसका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसी तरीके से ये 5 से 7 दिनों तक ये आयोजन भी करते हैं। माता मौली की पूजा आराधना के माध्यम से प्रारंभ होता है। कानपुर के ऐतिहासिक माता मौली मेले का दर्शन करके वहाँ पे शामिल होकर जो वन मंत्री हैं केदार कश्यप जी, वो लौट चुके हैं। हम उनके साथ हेलीकॉप्टर पे गए थे, वहाँ दौरा किया, लगभग 3 घंटे तक वो मेले में रहे। वहाँ पर आपने एक वहाँ का तुरतुरा, जो बेल मेटल से बना हुआ तुरतुरा भी खरीदा और बहुत सारी चीजें भी खरीदी। एक चीज मेले में देखने को मिली कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ा था आदिवासी क्षेत्र के, बस्तर के क्षेत्र, उनकी भी प्रदर्शनी लगाई गई और बहुत सारे आपके पुराने लोग हैं, उनसे भी बहुत सी मुलाकात हुई है। और मेरे ख्याल से आपने मेले के लिए कुछ अनुदान भी वहाँ पे दिया है, कुछ खरीदारी भी आपने की। क्या क्या खरीदारी की? देखिए, तुम्बे का मैंने घर में सजावट के लिए वो फूल का वो लिया जिसमें रोशनी आए, और उसके अलावा तुरही लिया, जो हमारे यहाँ पर यात्रा में पूजा के दौरान उस तुरही को बजाया जाता है। देखा, डोंडी लोहारा से, केसकाल से, राजनांदगांव से, गरियाबंद से, ऐसे दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे। मतलब कितने क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ? कहाँ कहाँ के लोग? पूरे छत्तीसगढ़ के लोग जाते हैं, उसके अलावा पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों से आते हैं और वहाँ के जो आदिवासी संस्कृति से वो रूबरू होते हैं। अबूझमाड़ियों का जो कार्यक्रम है वो देखते हैं, नृत्य देखते हैं, देवी पूजा देखते हैं। और बढ़े उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हम आगे आने वाले समय में माता मौली मेला को हम महोत्सव का स्वरूप देंगे और हम वहाँ की जो संस्कृति है उससे लोग रूबरू हों और वहाँ के जो अलग अलग हमारे समाज के लोग हैं उनके माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण है जो संस्कृति के और हमारे जो पुरानी परंपरा है उस परंपरा का प्रदर्शन करें, ये हमारी कोशिश होगी। चलिए, ये थे केदार कश्यप जी और इन्होंने हर साल कोशिश रहती है कि ये इस मेले में जाएं और उन्होंने कहा कि अब इस मेले को महोत्सव का रूप देने की यहाँ पर वो कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक बड़ा सुकून मिलता है इस मेले में, जब वो आते हैं अपने लोगों से मिलते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। तो एक ऐतिहासिक मेला देखने का मौका हमको आज यहाँ पर मिला है। तो अब फिलहाल हम अपनी इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं और मुझे और मेरे जो कैमरामैन है रमाशंकर को इजाजत दें। इंदौर में साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। कार्यक्रम में सीएम ने सभी को संबोधित करते हुए मां देवी अहिल्या की नगरी में एक अद्भुत आयोजन इसे कहा और महिलाओं का ख्याल रखते हुए महिला दिवस के एक दिन पहले ये आयोजन किया गया था। महारानी देवी अहिल्या ने 2500 साल पहले कई तरह की साड़ियों को पहचान दिलाई और इसी कड़ी में हजारों महिलाओं ने साड़ी पहनकर इस आयोजन में हिस्सा लिया। आयोजन में देरी से पहुंचने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने लाख चाहा कि मैं समय पर आऊं, लेकिन प्लेन विपरीत दिशा में होने से नहीं आ पाया। मुझे देरी से आने का अफसोस है। आयोजन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं से IB24 ने बातचीत भी की। महिलाओं ने आयोजन के इस विषय में अपनी राय रखी। बहुत कुत्ते बनती है यार, क्या है इसके लिए खड़े हैं क्या यार 4 बजे से। मेरी अपनी ओर से थोड़ा विलंब से आने से सभी कार्यक्रम में देरी हुई, इसकी मैं एक बार फिर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अच्छे कार्यक्रम का शुभ था इसलिए मैंने कहा चाहे कितनी भी देरी से क्यों ना हो आपके बीच में आना, ये मैंने संकल्प लिया था और मेरा संकल्प पूरा हुआ। हमारे विविध प्रकार के अलग अलग दायित्ववान लोग अपने मूल भारतीय वस्त्र में पहन के निकलते हैं, उनकी शोभा देखते बनती। साड़ी में दौड़ लगा, अच्छा लगा। आंगनवाड़ी छोड़ के आई है, आंगनवाड़ी में था। हाँ। कैसे साड़ी में दौड़ लगा आपको? जैसे साड़ी में जैसे आए हैं हम खुशी और हर्ष के साथ में हम महिलाओं को लेकर आए। हम से आए हैं पर उसमें जैसे देखते हैं अभी अच्छा लग रहा है यहाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में अनूठा आयोजन किया गया जिसमें पारंपरिक साड़ी पहनकर महिलाओं ने वॉक किया। दरअसल साड़ी के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ाने और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए
मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने इस तरह के आयोजन किए हैं और हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित इसमें हुई है। ये भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन और नर्मदापुरम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महिलाओं ने इस वॉकथॉन में हिस्सा लेकर अपनी सहभागिता निभाई। कई शहरों में सरकार और अन्य स्थानों में ऊंचे पदों पर पदस्थ महिलाओं ने भी इस वॉकथॉन में भाग लेकर बाकी अन्य महिलाओं को आयोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। कई जगहों पर रैली के पूर्व महिलाओं ने स्वस्थ रहने और थकान को दूर करने के लिए जुम्बा डांस भी किया। इसके अलावा मतदान में अपनी 100% सहभागिता निभाने की शपथ भी ली। राजिम कुंभ कल्प मेले में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती की गई। बालोद के पाटेश्वर धाम जामड़ी से पधारे संत श्री राम बालक दास महात्यागी की ओर से अपने 50 सहयोगियों के साथ ये महाआरती की गई। महाराज राम बालक दास महाराज ने बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उज्जैन के बाबा महाकाल की भस्म आरती नहीं देख पाते हैं। उन सभी शिव भक्तों के लिए उज्जैन के बाबा महाकाल का स्वरूप तैयार किया गया और रोज़ बाबा के अलग अलग रूपों की यहाँ पूजा की जाती है। इसके साथ ही राजिम कुंभ कल्प में आनी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, जूना अखाड़ा की ओर से ध्वज पूजा के साथ ही शौर्य प्रदर्शन किया गया। राजिम कुंभ कल्प का शुक्रवार को महाशिवरात्रि के दिन स्नान के साथ ही समापन हो जाएगा और सुबह 7 बजे देश भर से आए साधु संतों के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि सोमवारी बाजार से होते हुए राजीव नगर भ्रमण करेंगे और इस दौरान नागा साधु द्वारा अखाड़े का भी प्रदर्शन किया जाता है। राजिम कुंभ में बाबा कुलेश्वर महादेव की प्रेरणा से ही मैं भस्म आरती लेकर आया हूँ। बाबा महाकाल की जो मूर्ति है, जो उनका स्वरूप है, उसी स्वरूप में यहाँ महाकाल पार्थिव शिवलिंग के रूप में बनाया गया है और प्रतिदिन जैसे अलग अलग पर्व उत्सव में बाबा महाकाल के अलग अलग रूप बनते हैं, वैसे ही यहाँ प्रतिदिन अलग अलग रूप में 5 दिन सज रहे हैं और उनकी भस्म आरती यज्ञ भूमि के भस्म को लाकर के किया जा रहा है। आज जो प्रयाग में हम जाते थे, आज हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम कल्प कुंभ में जो आयोजन हुआ है अति सराहनीय है और इस शासन को बहुत बहुत हम सब धन्यवाद देते हैं। भस्म आरती हम लोग 4 तारीख से आ रहे हैं। सूर्य दिन कलश यात्रा 4 तारीख से निकला है, उस दिन भस्म आरती शुरू हुई है और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुआ है। बहुत ही आनंद आता है उस आरती में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में राजनांदगांव में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु भगवान महाकाल और अघोरियों की वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान लोक कलाकारों ने भजन की प्रस्तुति दी। आयोजन समिति के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने बताया कि संस्कारधारी राजनांदगांव का माहौल 2 दिनों तक भक्तिमय बनाने के लिए पहले दिन महाकाल मित्र मंडल की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो वहीं दूसरे दिन महाशिवरात्रि को महाकाल सेना शोभा यात्रा निकालती है। भव्य शोभा यात्रा शिवरात्रि के एक दिन पहले और शिवरात्रि के दिन, दोनों दिन शिवमय भक्त माहौल रहता है। राजनांदगांव संस्कारधानी में महाकाल जी की भव्य शोभा यात्रा भूत प्रेत नंदी अघोरियों सबके साथ निकलती है। सारी प्रस्तुति है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी प्रस्तुतियां ही विशेष है। जय श्री महाकाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी वक्त अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने का तय कर लिया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सरगुजा लोकसभा सीट से शशि सिंह के नाम पर सहमति बन चुकी है। शशि के पिता 2 बार मंत्री रह चुके हैं। सरगुजा को जीतने वाले इस बार कांग्रेस पार्टी की निश्चित है जीत होने ही वाली है। सरगुजा में मुद्दे बहुत है, सिर्फ सरगुजा में नहीं पूरे देश पर मुद्दे बहुत है, लेकिन सरगुजा के जो मुद्दे हैं मैं उन पर ही काम करूंगी। पर मुझे विश्वास है चिंतामणि जी इस बार उनको हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और देश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अच्छी योजनाएं संचालित हो रही हैं और इन्हीं में से एक है महिला स्व सहायता समूह योजना। लेकिन पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को निजी बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ही सेंध लगा रही। मध्य प्रदेश में किस तरह से इन प्राइवेट बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जाल गांव-गांव तक फैल चुका है और किस तरह महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर उन्हें कर्ज के दलदल में डुबोया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकारी योजना के नाम पर महिलाओं को कर्ज के बोझ में दबा रहे हैं। कुछ निजी बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां इन महिलाओं का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
भोपाल से 20 किलोमीटर दूर बिलखिरिया गांव के एक आंगन में सजी महिलाओं की ये चौपाल किसी पंचायत या चैरिटी की मीटिंग नहीं है, बल्कि कर्ज की किस्त जमा करने के लिए चल रही बैठक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाता है। लेकिन अब देखिए कि कैसे कुछ निजी बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने राज्य और केंद्र की इन्हीं योजनाओं को कमाई और ठगी का जरिया बना लिया है। केंद्र की महिला स्वयं सहायता समूह योजना को इन कंपनियों ने लोन योजना में बदल दिया है, जहां ना तो लोन का कोई पक्का रिकॉर्ड है और ना ही किस्त की रसीद। करोड़ों का लोन डायरी में पेन से लिखकर बांटा जा रहा है। हम इन बैंकों के लोन को ठगी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निजी बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को 24 से 36% ब्याज पर लोन दे रही है। महिलाओं को ये तक नहीं पता होता है कि उन्हें जो लोन मिला है उस पर वे कितना ब्याज दे रही हैं। अपनी जो भारत फाइनेंस के नाम से है कंपनी और इंडस बैंक में मर्ज है। अपन 8-10 महिलाओं को ग्रुप में लोन, वो सभी जिम्मेदार जवाबदारी वाला लोन है ना। महिला मैंने 32,000 का लिया था। तो 32,000 के लोन लेके आपने क्या किया? यही काम के लिए ला था, यही गाड़ी माड़ी ली। अब ब्याज तो कम से कम दिए पता नहीं, ब्याज पता 50,000 का लिया है मैंने घर के लिए। जैसे 40,000 का लिया तो उसमें करीब 2 या 2,500 रुपये बीमा फीस लग जाता है। कर्ज के इस दलदल में लोग इस कदर फंस चुके हैं कि सामाजिक संगठनों को गांव में जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। मुख्यतः सरकार का फॉल्ट, तो उसका फ़ायदा उठाकर प्राइवेट बैंक अपने एजेंट भेजते हैं और महिलाओं को मोटे ब्याज पे घर घर आकर समूह बनाकर उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। हम महिलाओं के लिए सशक्त करते हैं, रोजगार की व्यवस्थाओं के बारे में समझाते हैं। जो शिक्षित महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी रोजगार योजनाएं हैं। अब हम आपको सरकारी और निजी क्षेत्र में महिला समूह का पूरा हिसाब किताब समझाते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के शहरी क्षेत्रों में 30,884 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,49,152 समूह चलाए जा रहे हैं। तो वहीं केंद्र की योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर WCD पंजीकृत 947 स्वयं सहायता समूह रजिस्टर्ड है। दूसरी तरफ निजी बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने सिर्फ अकेले भोपाल में ही 1200 ग्रुप बना लिए हैं। करीब 15,000 महिलाओं को लोन देकर कर्जदार बनाया जा चुका है। प्रदेश में यह आंकड़ा अरबों में पहुंच सकता है। फाइनेंस कंपनियां खुलेआम सरकारी योजनाओं के नाम पर मोटे ब्याज पर गैर जरूरी लोन बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री को भी इन कंपनियों की करतूत की भनक है, लेकिन सरकार भी इन कंपनियों के आगे बेबस नजर आ रही है। ये गांव में जैसे कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो गांव में जा रही हैं और उनको लोन के लिए प्रेषित कर रही हैं। जो पहले था 2017 के पहले बहुत सरकार की मंशा थी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग करें, और क्योंकि फर्जी कंपनियां या फर्जी लोग अगर ऐसा काम करते हैं गाँव में जा कर के, तो हमें जहाँ शिकायत मिलती है कि ऐसा कई काम हो रहा है तो उस पर शासन जरूर कार्रवाई करेगी और उन पर एक्शन लेगी। सरकार इस योजना के संचालन के साथ गांव-गांव में इस योजना की मॉनिटरिंग भी करे और ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां और निजी बैंकों पर कड़ी कार्रवाई करे जो बिना जरूरत के लोन देकर महिलाओं को कर्ज के बोझ में दबा रहे हैं। तभी इस योजना का मकसद पूरा हो सकेगा। IBC 24 ब्रजेश जैन, भोपाल। किसी भी शहर के विकास की बुनियाद है मास्टर प्लान, जिस पर भविष्य की अनुमानित जनसंख्या और उसकी जरूरतों के आधार पर आधारभूत ढांचे का विकास किया जाता है। लोगों को विकास के सपने दिखाए जाते हैं। इस पर सियासत भी खूब होती है। मध्य प्रदेश में यूं तो कई शहर हैं जिनके मास्टर प्लान ने उनके विकास में अहम भूमिका निभाई, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसके अब तक के कई मास्टर प्लान बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर उन्हें कभी अमल में लाया ही नहीं गया। दौड़ता भागता ये मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर ग्वालियर, सिंधिया रियायत की राजधानी होने के चलते विकास की दौड़ में ये अपने समकक्ष शहरों से हमेशा आगे रहा है।
देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण के फायदे इसे भी मिला। सुनहरे भविष्य की चाह में शहर की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ बढ़ी शहर में बेतरतीब बसाहट और अवैध कॉलोनियों का निर्माण, जिसने इस ग्वालियर शहर का रूप रंग बदल कर रख दिया। कहने को प्लानिंग के साथ विकास के लिए ग्वालियर शहर के अब तक कई मास्टर प्लान बन चुके हैं। साल 1991, 2005, 2021 के बाद अब 2035 का मास्टर प्लान भी तैयार है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं पिछले मास्टर प्लानों की हकीकत क्या है। दाल बाजार को ट्रांसपोर्ट नगर के पास भेजना था, जो नहीं हो पाया। लोहिया बाजार को शिवपुरी लिंक मार्ग पर आज तक नहीं भेजा जा सका। दौलतगंज को ट्रांसपोर्ट नगर में अब तक नहीं भेजा जा सका। शहर के चारों कोनों पर ग्वाला नगर नहीं बसाया जा सका। पिपरौली में ग्वाला नगर विकसित हुआ, लेकिन एक भी डेयरी संचालन नहीं हो पाया। मास्टर प्लान की इन योजनाओं को अगर जमीन पर उतार लिया जाता तो आज के ग्वालियर की तस्वीर कुछ और ही होती। शहर के मुख्य बाजारों और घनी बस्तियों में यातायात रेंग रेंग कर नहीं चलता और जो फुटपाथ पर कब्जा है वो नहीं होता। हाल ही में ग्वालियर के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने साल 2035 के लिए शहर का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें ऐसे सपने दिखाए गए हैं जो पिछले मास्टर प्लान में भी थे, लेकिन मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव में इन्हें अमल में नहीं लाया जा सका। ग्वालियर में जो है सिवाय सपने दिखाने के भाजपा कुछ नहीं करती। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, नगर निगम चुनाव में मैंने कहा रज्जू मार्ग आज 50 साल से बनने आए। रज्जू मार्ग मतलब समझे आप, वो जो कह रहे हैं कि नीचे से डोली जाएगी ऊपर किले तक, तो वो डोली आज तक न बनी। और 50 साल से हर बार उनका मुद्दा ही वही रहता है कि हम इस बार रज्जू मार्ग बनाएंगे। ऐसे ही जो है इनके कई मास्टर प्लान बन चुके और कई फेल हो चुके। स्वर्ण रेखा नदी में स्वच्छ पानी बहेगा, उसमें जो है बढ़िया स्टीमर चलेंगे, माल वाहक वो चलेंगे स्टीमर, और सवारियां भी चलेंगी। क्या हुआ स्वर्ण रेखा का? आज तक कुछ हुआ क्या? हजारों करोड़ रुपया चला गया। नहीं, मुझे लगता है कि मास्टर प्लान में आजकल बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। जनता का कोई असुविधा भी उसको नहीं हो, कोई पुराने हमारे स्मारक हैं उनको भी कोई ऐसी क्षति नहीं पहुंचे। और मुझे लगता है फिर भी इस सब के बावजूद मास्टर प्लान पर गंभीरता से काम करना चाहिए। और नई सरकार में मुझे लगता है नई उम्मीदों के साथ जो मास्टर प्लान लागू होना है, भोपाल में भी लागू होना है, ग्वालियर में भी लागू होना है, अन्य शहरों में भी लागू होना है। और मेरी खबर यह है कि उस पर तेज़ी से काम शुरू हुआ है। जानकार बताते हैं कि मास्टर प्लान कभी 100% लागू नहीं हो पाता, इसलिए इसे 14 साल के लिए बनाया जाता है। लेकिन इतने सालों में भी किसी प्लान का जमीन पर नहीं उतरना कई सवाल खड़े करता है। क्या मास्टर प्लान ग्वालियर के लोगों को सिर्फ भविष्य के सुनहरे सपने बेचने का जरिया बना रहेगा या फिर कभी साकार रूप भी लेगा? मास्टर प्लान बनाने वालों को खुद एक बार इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते देखते हैं महाशिवरात्रि पर सुमित साहू की विशेष प्रस्तुति। भोलेनाथ मोर साथ है, या मोर भोले मोर साथ है। भोलेनाथ मोर साथ है, हर घड़ी वो हर जगह वो भोले मोर साथ है। जब भी मोर आँखी खुले सवेरे 60 माँ, तब भी मन मोरे पुकारे बस भोलेनाथ ला। दिन रात माँ बस गिरे रहो में मोह माँ, ऐसे पर मोर ध्यान लगते बस पूजा पाठ में। ऐ आजकल के भक्ति बस दिखावा ऑनलाइन में, लाइक घूमे KTM वापसी भी शाइन में। जो खुद के घर में नहीं जलावे एक अगरबत्ती, वो भी आज सपना देखते केदारनाथ जाए के। सिर ले जेकर पावन गंगा मैया भी पुहाए है, अपन पूरा शरीर में वो भस्मला समाये है। प्राण घाती विशला अपन कंठ माँ उतारे, तबे जटा धरी वो नीले कंठ भी कहाए है। सुहाए है मोर भोले बाबा की तो वैसे रूप है, संग में रखते डमरू जो सुशोभित है त्रिशूल में। अब तो ना ही टेंशन ना फिकर है कोई बात की, जो एक पल में भोलेनाथ मोर साथ है।